हम बहुत बार यूज कर रहे होते हैं, एंड दिस टर्म इज रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, अब देखो आपने आपको मैंने जब सबसे शुरू में जब असाइनमेंट दी थी, अगर आप उस असाइनमेंट जो बुकलेट आपको दी थी, अगर आप उस बुकलेट में देखोगे तो जहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टेबल दिया हुआ था, उसके साथ में एक टेबल आपको दिया हुआ था रेडियस ऑफ गायरेशन का टेबल। साथ में किसका टेबल दिया हुआ था बोलो बेटा आपको? रेडियस ऑफ गायरेशन का टेबल। आज इसको समझ लो, आप हर एक बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकाल लो, और फिर मैं आपको रेडियस ऑफ गायरेशन जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसके अंदर यूज करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है? देखो रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन लिखो। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी, the radius of gyration of a body about its axis of rotation, the radius of gyration of a body about its axis of rotation, the radius of gyration of a body about its axis of rotation may be defined as the नहीं चल रही भी, मांग लो वहां से। may be defined as the distance from the axis of rotation, may be defined as the distance from the axis of rotation, distance from the axis of rotation at which if the whole mass of the body, at which if the whole mass of body were concentrated, if the whole mass of body were concentrated, its moment of inertia, about the given axis would be same as with actual distribution of mass, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सुनो। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी about its axis of rotation may be defined as the distance from the axis of rotation at which if the whole mass of body were concentrated, its moment of inertia about the given axis would be same as with the actual distribution of mass, पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ो, फिर मैं आपको डायग्रामेटिक तरीके से समझा देता हूं इसको और क्या होता है मोमेंट। ध्यान से देखना, एक बार जल्दी डेफिनेशन पढ़ो। मान लो ये मेरे पास कोई भी एक रिजिड बॉडी है। क्या है मेरे पास? ये एक, बोलो बेटा, रिजिड बॉडी। और इस रिजिड बॉडी का इसका कोई ना कोई अपना सेंटर ऑफ मास होगा। यस और नो? रिजिड बॉडी है मेरे पास, क्या होगा? इसका कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास। अगर इसके सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस निकल रहा है और इसके अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रहा हो, तो मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूं। बोलो यस और नो? जब भी मुझे किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हो, मुझे क्या पता होना चाहिए? उस बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर मुझे उस बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन पता है, मैं उस बॉडी का क्या लिख सकता हूं? बोलो बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ अगर यही एक मेरा, दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस बॉडी का सारा मास, इस बॉडी पे मास तो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है,
सारा का सारा मास अगर एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, किसी सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक सिंगल डिस्टेंस, सारे डिस्टेंसेस नहीं, एक सिंगल डिस्टेंस, अगर इसका मास m है और अगर एक सिंगल डिस्टेंस रेडियस ऑफ गायरेशन का, और उस सिंगल डिस्टेंस को मैं k कह रहा हूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा जाएगा? बोलो बेटा, mk²। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? अभी एक और एग्जांपल दूंगा और क्लियर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? बोलो बेटा, mk²। अब यही मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, दिस k इज माय रेडियस ऑफ गायरेशन, दिस k इज माय रेडियस ऑफ गायरेशन, दिस k इज माय रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अगर आपको k की वैल्यू निकालनी हो तो k का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलो, अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय मास। बोलो यस और नो। आप देखो, आपके पास मैंने जो बुकलेट दी हुई है, आप उसमें निकाल के चेक करना। हर एक बॉडी का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो तो उस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मास से डिवाइड कर दो और उसका अंडर रूट ले लो, आपको एक डिस्टेंस मिलेगा और उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? बोलो बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन। उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन। इस बार जो मैं आपको बता रहा हूं, एक और एग्जांपल से आपको क्लैरिटी बेहतर हो जाएगी। देखना क्या है। सी, दिस इज अ रिजिड बॉडी और इस रिजिड बॉडी का मेरे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस बॉडी के मासेस सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा कि अलग अलग जगह पर होगा? बोलो बेटा, अलग अलग जगह पर होगा। इस बॉडी का मास बहुत जगह होगा। मान लो यहां पे एक मास है m1 और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है r1। यहां मान लो कोई दूसरा मास है m2 और यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस क्या है? r2। यहां मान लो एक मास क्या है मेरे पास? m3 और यहां इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या है? r3। सुवन यहां पर मान लो एक मास है मेरे पास m4 और यहां इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या है? बोलो बेटा, r4। क्या सिचुएशन क्लियर है सबको? है ना? अलग अलग मासेस का एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग डिस्टेंस है। अगर मैं इस बॉडी के सारे मासेस को मान लूं कि इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, एक अलग से डायग्राम बनाता हूं, ये डायग्राम रहने दो और मैं एक सेकंड डायग्राम बना रहा हूं। यहां अगर आप इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे बेटा, तो क्या लिखोगे इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बोलो, m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3² डॉट 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 mnrn²। बोलो यस और नो। अच्छा, इसकी जगह पर यही सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन हो और ये मेरे पास एक बॉडी हो और ये इस बॉडी का एक पॉइंट हो जहां बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड हो, और लेट कर लो दिस डिस्टेंस इज माय k। ये डिस्टेंस क्या है? बोलो बेटा मेरे पास k। तो अगर इसके लिए, और इसका मास अब कैपिटल M है, इस पॉइंट पे सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसका अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तो इट विल बी माय I इज इक्वल टू mk²। बोलो, इतनी बात क्लियर है पहले? तो दिस k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। बात समझ में आ रही है? जो तुमने इन सब मिलके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का लिखा ना, इन सबको हटाकर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक सिंगल डिस्टेंस पे इस बॉडी का अगर लिख दूंगा तो ये मुझे क्या दे देगा? उसका रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या मेरी बात क्लियर पूरी तरह से? पहले इतनी बात नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट डाउन करना तेजी से। हाँ, हो सकता है, लेकिन अगर बहुत सारी डिस्क्रीट बॉडी होगी तो सेंटर ऑफ मास नहीं भी हो सकता है। बेटा मैं निकाल के दिखा। So this m is the mass of body and k is my, बात नहीं करो, k is my radius of gyration, k is my radius of gyration।
खड़े रहोगे। डन बेटा। डन। इधर अब कर दूं, लिखो एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ एन बॉडी, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ एन बॉडीज। यहां ध्यान देना बेटा, इसी डायग्राम में मैं क्या मान रहा हूं, यहां पर कितनी बॉडीज हैं, एन बॉडीज हैं, डॉट डॉट डॉट, यहां पर कोई आर एन कॉन्सेंट्रेट करके देखना मैं क्या एक्सप्रेशन लिखूंगा, ध्यान से देखना बेटा। आई इज इक्वल टू बोलो m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mnrn स्क्वायर। बोलो यस और नो। अगर मैं मान लूं कि बॉडीज का मासेस सेम है, इफ masses of the bodies are same, अगर बॉडीज का मासेस क्या हो, सेम हो, तो क्या लिखोगे बोलो बेटा, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू m। तो फिर ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा बोलो बेटा, I इज इक्वल टू mr1 स्क्वायर प्लस mr2 स्क्वायर प्लस mr3 स्क्वायर डॉट 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 mrn स्क्वायर। बोलो बेटा क्लियर है पूरी बात। क्या लिख सकते हैं बोलो फिर से, यहां ध्यान से देखो बेटा, आई m कॉमन आ गया, क्या लिखोगे बोलो, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर डॉट 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 rn स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात। अब क्या करो, n से मल्टीप्लाई कर दो और n से डिवाइड कर दो। तो मैं यहां n से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और यहां n से डिवाइड कर दे रहा हूं। बोलो क्लियर है बात, लिखना बाद में समझो पहले। अब जब आप इसको m इंटू n करोगे, व्हाट इज m, मास ऑफ अ सिंगल बॉडी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बॉडीज, इट विल गिव यू द टोटल मास। व्हाट इज m, m इज द टोटल मास, मिलेगा ना टोटल मास बेटा। व्हाट इज m, मास ऑफ द सिंगल बॉडी। व्हाट इज n, नंबर ऑफ बॉडीज, मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल बॉडी मिल जाएगा। तो ये I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बोलो, कैपिटल M इंटू r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर डॉट 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 rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। बोलो बात क्लियर है। ठीक, इसको आप मान लो इक्वेशन, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करो, तो कंपेयरिंग विथ इक्वेशन नंबर 1, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगा बोलो बेटा, m के स्क्वायर इज इक्वल टू m, क्या बनेगा बोलो, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। बोलो बात क्लियर है पूरी तरह से। क्या हो जाएगा बोलो बेटा, यहां से m और m दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएगा और यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास बोलो, अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर डॉट 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 rn स्क्वायर बाय n। कई बार ये डेरिवेशन भी स्कूल एग्जाम में आ जाता है। और क्या मिला मुझे,
के क्या है, व्हाट इज के, रेडियस ऑफ गायरेशन। और क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन, मीन डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर मीन डिस्टेंस ऑफ ईच डिस्टेंसेस, है ना। पहला डिस्टेंस क्या था r1, दूसरा डिस्टेंस क्या था r2, तीसरा डिस्टेंस क्या था r3। तो आपको उसका कौन सा डिस्टेंस मिल गया, मीन डिस्टेंस। पहले लिखो फिर मैं समझाता हूं। हाँ उसी के लिए बेटा, डेरिवेशन स्कूल यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही आती है, उसको लिखते हैं। हाँ फिर आप यही लिख के छोड़ दो, कैसे सॉल्व, कॉमन नहीं आया। बैठ जाओ अर्जोत, रिपीट नहीं करो ये चीज। डन बेटा, बुकलेट है आपके पास, निकालो बुकलेट इसके बाद, और वही पेज निकालो जहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ था, वहां पे आप रेडियस ऑफ गायरेशन में आपको निकाल के देखो खुद से हर बॉडी का। नहीं लेकर आया बुकलेट, मैं एक दो आपको निकाल के बता देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा, फिर बाकी कर लेना। लिखना जरा उसके बाद, लिखो दिस रेडियस ऑफ गायरेशन इज, छोटी छोटी बातें लिख लो, दिस रेडियस ऑफ गायरेशन इज रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, कौन रखो, द रेडियस ऑफ गायरेशन इज रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, द रेडियस ऑफ गायरेशन इज रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। इसको फिर से डिफाइन कर लो, रेडियस ऑफ गायरेशन मे बी डिफाइंड एज, हाँ फिर से लिख लो, रेडियस ऑफ गायरेशन मे बी डिफाइंड एज द रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, रेडियस ऑफ गायरेशन मे बी डिफाइंड एज द रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस of its particle, root mean square distance of its particle from the axis of rotation, root mean square distance of the particle from the axis of rotation, है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये के कौन सा डिस्टेंस होगा, तो देखो रूट, किसी भी वैल्यू को स्क्वायर करके ऐड करो, उसको कौन सी वैल्यू कहते हैं, मीन वैल्यू। रूट ले तो क्या बोलेंगे इसको, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो के कौन सी वैल्यू होगी, बोलो बेटा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। नोट करके लिखो, रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स ऑन, देखो रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स ऑन, रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स ऑन, पहला पोजीशन, पहला पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन।
किस पे डिपेंड कर रहा है बोलो बेटा? ये पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंड सेकंड, पहला पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, distribution of mass about the axis of rotation। दूसरा क्या होगा बोलो बेटा? distribution of mass about the axis of rotation, distribution of mass about the axis of rotation। बात समझ में आई कि नहीं आई? किस पे डिपेंड करेगा बोलो बेटा? पहला किस पे डिपेंड करेगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा बोलो बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कुछ बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप मुझे बताओ और मैं आपको उस बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। मान लो ये एक रिंग है, रिंग। कौन सी बॉडी है बोलो बेटा? रिंग। और ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये इसका क्या है बोलो बेटा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ? ठीक है ना? ओके। इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा? तो के का फॉर्मूला क्या सिखाया बोलो बेटा हमने? अंडर रूट ऑफ आई बाय के, सॉरी आई बाय एम। क्या हो जाएगा बोलो? अंडर रूट ऑफ आई के जगह क्या लिखोगे बोलो? एम आर स्क्वायर बाय एम। कैंसल आउट, के की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? आर। तो देखो, आप इसको हटाकर इसका सारा मास यहां पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको सेम है। बोलो बात समझ में आ रही है? कोई दूसरा एग्जांपल लेके देखो, आप कोई और बॉडी बताओ। मान लो स्फीयर ले लेते हैं, सॉलिड स्फीयर ले लो। सॉलिड स्फीयर ऐसा कुछ होता है, ये इसका सेंटर होगा और इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, मान लो ओमेगा स्पीड, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बोलो बेटा? 2/5 mr स्क्वायर। इसके लिए अगर आप k निकालोगे तो क्या होगा बोलो? अंडर रूट ऑफ 2/5 mr स्क्वायर बाय m। कैंसल आउट हो गया। k की वैल्यू क्या होगी बोलो? r अंडर रूट ऑफ 2/5। इतने डिस्टेंस पे इसका आपको रेडियस ऑफ गायरेशन मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? आपको जो मैंने बुकलेट दी है, आप इस बुकलेट में हर तरह की बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है। कई बारी पेपर में आपसे इस तरीके से रेडियस ऑफ गायरेशन भी क्या करता है बोलो बेटा? पूछ लेता है। क्या करता है आपसे? रेडियस ऑफ गायरेशन भी पूछ लेता है। अगर आपको उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होगा तो आप उस बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन भी बहुत इजीली निकाल सकते हो। क्या मेरी बात पूरी तरह से क्लियर है? तो आपका एक होमवर्क लिखो, जितनी भी बॉडीज का आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद किया था, सारी बॉडीज का आप क्या लिखोगे? अब रेडियस ऑफ गायरेशन लिखो। होमवर्क, राइट डाउन द मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ, write down the radius of gyration of all shape of bodies। कल मैं नोट्स पे चेक करूंगा, ठीक है? राइट डाउन द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ऑल शेप ऑफ बॉडीज। ठीक है? नहीं, आप निकाल के देखना, ठीक है? उससे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी याद हो जाएगा और रेडियस ऑफ गायरेशन का कंसेप्ट। क्या बेटा? आयो। अब हमने कल एक टॉपिक करा था। कल हमने क्या टॉपिक किया था? रोलिंग मोशन का। कौन सा टॉपिक किया था बोलो बेटा? रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। उसी से रिलेटेड एक टॉपिक लिखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। लिखो बेटा एक टॉपिक, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। डायग्राम बना लेता हूं पहले। तो नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन।
और नेक्स्ट टॉपिक क्या है बोलो बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। सो अगेन दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन और इसी के ऊपर ये एक सिलिंड्रिकल बॉडी रखी हुई थी जो रोल आउट भी कर रही थी और लीनियर एक्सेलेरेशन ए, एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा एंड सम फ्रिक्शन वाज एक्टिंग ओवर हियर और ये नीचे की तरफ जा रहा था मेकिंग एन एंगल थीटा। बोलो यस और नो, बोलो बेटा। जब ये मूव करता हुआ जा रहा है क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी? जब ये मूव करता हुआ जा रहा है, कॉन्सेंट्रेट करो, जब ये मूव करता हुआ जा रहा है क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी? यस होगी। इसके पास लीनियर वेलोसिटी है कि इसके पास लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों है? दोनों है। पार्टिकल के पास ट्रांसलेशनल मोशन भी है और पार्टिकल के पास रोटेशनल मोशन भी है। तो पार्टिकल के पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी है और पार्टिकल के पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अगर आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी, क्या लिखोगे बोलो बेटा आप? काइनेटिक एनर्जी। तो इसके पास कौन कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी बोलो? काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। बोलो यस और नो। इसके पास दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी। कौन कौन सी होगी बोलो? काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। ओके, कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्या लिखोगे बोलो? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बोलो यस और नो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट लिखोगे? सेंटर ऑफ मास। ओमेगा किसके अबाउट लिखोगे? सेंटर ऑफ मास। एंड लीनियर क्या हो जाएगा बोलो? हाफ एम वी स्क्वायर। इतनी बात तो सबको क्लियर है। पहले इतनी बात लिखो। ये किसी भी बॉडी के लिए वैलिड होगा, बोलो यस और नो। अगर यहां सिलेंडर की जगह स्फीयर होगा तो भी ये होगा, अगर ये सिलेंडर की जगह रिंग होगा तो भी ये होगा। बोलो भाई, अगर यहां पर कोई भी बॉडी होगी तो काइनेटिक एनर्जी का तो यही रिलेशन होगा। बोलो यार, नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं। हाँ बेटा, ऐसे नहीं, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, सिंपली ऐड ऑन हो जाएगी। डन। अब क्या करोगे बोलो बेटा? रोटेशनल को लीनियर के फॉर्म में लिख लो तो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखना है। मैं इसको मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर लिख सकता हूं, अभी सिखाए हुए। बोलो यार, क्या सीखा था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। और हमने v इज इक्वल टू क्या सीखा है? आर ओमेगा। बोलो यार, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बोलो? v बाय आर। सब्स्टिट्यूट कर दो रिलेशन में, क्या बन जाएगा कि रिलेशन देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई, आईसीएम की जगह क्या लिखेंगे बोलो बेटा? एम के स्क्वायर, ठीक है, इनटू ओमेगा की जगह क्या लिखोगे बोलो? वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। चेक करो, हाफ की जगह हाफ, आई की जगह एम के स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की जगह पर वी आर स्क्वायर, प्लस इधर क्या वैल्यू आ जाएगी बोलो? हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो यस और नो। बोलो हाफ एम वी स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या बचा बोलो? हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, यहां क्या बचा बोलो?
के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1। चेक करो, बोलो यार, बोलो यार, ये किसी भी शेप ऑफ बॉडी के लिए वैलिड है, बोलो यस और नो। इट इज वैलिड फॉर any shape of body. So if a body is moving on an inclined plane, or if a body has linear acceleration as well as translational acceleration, then you can write the kinetic energy of the body as half mv square 1 plus k square by r, where k is the radius of gyration. और आपको हर बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन भी तो पता होगा, बोलो यस और नो। आंसर भी लीनियर के फॉर्म में आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चक्कर भी नहीं रहा। क्यों? के हर बॉडी का फिक्स होता है कि अलग अलग होता है? अलग अलग होता है। कैसे निकालेंगे? निकाल सकते हैं, पीछे अभी बताया है। अगर मैं आपको पूछूं कि सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, ये निकाल सकते हो? यस। सिलेंडर का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालो, निकाल सकते हो? यस। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, निकाल सकते हो? यस। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, निकाल सकते हो? यस। सो यू कैन, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, अ बॉडी हैविंग ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन, द फॉर्मूला विल बी हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। नोट डाउन करो, फिर इस पे क्वेश्चन करा। यहां से मैंने बेटा m v स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये एम वी स्क्वायर बाय 2 बाहर आ गया, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बचा। यहां भी हाफ एम वी स्क्वायर था, तो मैंने हाफ एम वी स्क्वायर पूरा का पूरा बाहर कॉमन निकाला। हाँ जी, ठीक है ना। वी लीनियर वेलोसिटी थी, लीनियर को एंगुलर के फॉर्म में लिख सकते हैं, हर्षिता सिखाया था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, उस रिलेशन को मैंने यूज किया यहां पर और लिख दिया। क्लियर है पूरी बात? क्लियर है पूरी बात? एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वही यहां से लिख लो। लिखो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, किसी के पास एसएल? किसी के पास एसएल है? क्या बात है। देखो एक क्वेश्चन कराता हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस क्वेश्चन से। क्योंकि अगर हम बॉडी को हटाएंगे तो एम आर स्क्वायर से तो हर शेप की बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता लगता ना। एम आर स्क्वायर इज वैलिड फॉर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए एम आर स्क्वायर की जगह एम के स्क्वायर यूज किया जाता है। अगर यही पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होगा तो क्या लिखेंगे? एम आर स्क्वायर। लेकिन एक्सटेंडेड बॉडी हो और उसको लीनियर के फॉर्म में लिखना हो तो उसके लिए लिखेंगे एम के स्क्वायर। बस यही कहानी और कुछ नहीं। लिखो थ्री बॉडीज a ring, a solid cylinder, three bodies, a ring, a solid cylinder, and a solid sphere, roll down the same inclined plane, without slipping. Roll down the same inclined plane without slipping. They start from rest. The radii of the bodies are identical. The radii of the bodies are identical. Which of the body reaches the ground? Which of the body reaches the ground with maximum kinetic energy? Which of the body reaches the ground with maximum kinetic energy? इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के ऊपर एनसीईआरटी एंड इंपॉर्टेंट दोनों लिख लो।
जब भी मैं कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं आप क्लास में उसको नोट डाउन कर लिया करो, इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ एग्जाम्स। नाउ सी, क्वेश्चन पढ़ो पहले, सबसे पहले आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं आपको सोल्यूशन कराता हूं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। हाँ बेटा, बोला हुआ है क्वेश्चन में छोटी। तो जो बोला है वही लेंगे छोटा। वैसे भी तुम देखो, पढ़ो पहले क्वेश्चन, फिर मैं बताता हूं पूरी बात। मास आइडेंटिकल नहीं बोला हुआ। पढ़ लिए क्वेश्चन? आ जाओ, क्या करा है क्वेश्चन बताओ। ऐसा ही क्वेश्चन है, यहां से पहले किसको भेजा गया, एक रिंग, फिर किसको सिलेंडर, फिर किसको स्फीयर, और सब यहां पे थोड़ी देर के बाद यहां आ जाएगा। यस और नो? कैसे आएगा? हैविंग सम लीनियर वेलोसिटी एंड हैविंग सम एंगुलर वेलोसिटी। बोलो यस और नो? तो जब वो नीचे आ रहा होगा उसके पास केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, या दोनों होगी? लिखो सबसे पहले सॉल्यूशन में, द all the three bodies are rolling down, all the three bodies are rolling down on the inclined plane, with having some linear velocity, as well as some angular velocity, having some linear velocity as well as some angular velocity। ठीक है? अच्छा, बात समझ में आ रही है? अब देखो, बॉडी ना रोल डाउन हो रही है, स्लिप नहीं हो रही है, तो हम मानेंगे कि फ्रिक्शन की वजह से कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, लेट there is no loss of energy, let there is no loss of energy, let there is no loss of energy due to friction when the body is rolling down, when the body is rolling down on the inclined plane, when the body is rolling down on the inclined plane। तो जब ये बॉडी रोल डाउन होते हुए आ रहा है तो इसके पास किसी भी तरह का एनर्जी का लॉस नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? जब ये ब्लॉक यहां पर होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बोलो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोलो यस और नो? तो इस समय पार्टिकल के पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। मान लो ये एच हाइट पे ऊपर है, और जब ये नीचे आ जाएगा तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। बोलो यस और नो? Say this point is A at the highest point and this point is O at the lowest point, है ना? सॉल्यूशन में देखो, because there is no loss of energy, तो हम क्या लिखोगे? बोलो बेटा, total energy at A is equal to total energy at O। बोलो यस और नो? टोटल एनर्जी कहां पर है? हाईएस्ट पॉइंट पे। दोबारा डायग्राम देख लो, ये ऐसे सिंपल इंक्लाइन प्लेन का डायग्राम है, पार्टिकल यहां से फिर यहां पर पहुंच गया,
ये कौन सा पॉइंट है ए, और ये कौन सा पॉइंट है ओ। ए कौन सा पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, और ए कौन सा पॉइंट है, बोलो बेटा, लोएस्ट पॉइंट। बोलो यस और नो। तो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ओ। ए पे कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे भी क्या लिखोगे, बोलो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। क्यों, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। दिमाग लगाओ, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जब ग्राउंड पे पहुंचेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि उसकी कोई हाइट नहीं बची। तो क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ओ। बोलो यस और नो। पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना होगा, बोलो mgh। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सीखा है हमने, दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, जब वो कब हो, रोलिंग भी हो और लीनियर भी हो। तो दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखोगे, बोलो, हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बोलो यस और नो। तो हर बॉडी के लिए m क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, कैंसल आउट। वेलोसिटी की वैल्यू क्या बनी, वेलोसिटी की वैल्यू, वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, बोलो बेटा, 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो बोलो यार, ये m है, ये m है, हाँ जी। प्रैक्टिकली ऊपर से रिंग आ रहा था तो नीचे आते आते वो क्या बन जाएगा, फिर यहां पर अगर उसका मास m था तो यहां आएगा तो उसका मास क्या होगा। तुमको अगर मैं छत से ऊपर से नीचे रोल डाउन कर दूं तो नीचे पहुंचते पहुंचते तुम्हारा मास सेम रहेगा कि बदल जाएगा, तो सेम है यार, कैंसल आउट कर दिया पूरा प्रैक्टिकल। बोलो भाई, बोलो भाई, किसकी वैल्यू आई है मेरे पास, v स्क्वायर की। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। पहले तुम ना आराम से यहां तक देख लो, स्लो हो, आराम से देखो। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने बस टोटल एनर्जी की इक्वेशन इक्वेट की है। फिर भी अगर तुम्हें तकलीफ हो तो बताओ, ध्यान से देखना, छापना मत, समझना इक्वेशन को। मैंने सिंपल इक्वेशन इक्वेट की है, पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट। नहीं पूछा कौन नीचे कितनी वेलोसिटी से आया, क्वेश्चन पढ़ा तुमने। तो जब नीचे तुम पहुंचोगे तुम्हारा मास बदलेगा नहीं, हाफ बदलेगा नहीं, तो किसको कंपेयर करेंगे हर्षिता। या तो v स्क्वायर सॉल्व कर लो या v सॉल्व कर लो। इसी क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछेगा तो ये पूछ लेना। डन। अब मुझे सबकी वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट लिख के दिखाओ, वेलोसिटी ऑफ रिंग, वेलोसिटी ऑफ स्फीयर एंड वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर। क्या चेंज होगा दोनों में। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ रिंग लिखना चाहता हूं, यहां ध्यान दो, ये मैंने लिख दिया। अब मैं एक एक करके लिखना चाहता हूं, वेलोसिटी ऑफ रिंग एट ओ। क्या चेंज होगा इसमें, 2 चेंज हो जाएगा ना, g h 1 k यस r ना। क्वेश्चन में बोला है सबका r क्या है, सेम। तो सबसे पहले रिंग का निकालो रेडियस ऑफ गायरेशन। कितना है रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन, खुद से निकालो। निकाल के रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन पुट करो, सॉल्व करो, वेलोसिटी मिल जाएगी। किसकी वेलोसिटी मिल जाएगी, रिंग की। फिर किसकी वेलोसिटी निकालोगे, वही निकाल लो। मैं तो कह रहा हूं वेलोसिटी भी निकाल लो नॉलेज के लिए, फिर काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना, एक ही बात है। अब मेरे को बताओ
कॉन्सेंट्रेट करो, सिलेंडर के लिए निकालोगे 2 चेंज हो जाएगा, GH1K, यस। अभी सीखा है, सबकी वैल्यू डालो, सबकी वेलोसिटी बताओ और फिर बताओ कि किसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो नीचे में मैक्सिमम होगी। आराम से ध्यान से देखते हुए पूरी वैल्यू निकाल लो। कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो दोबारा मेरे से पूछो।